हेलो, वेलकम वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर क्वालिफाइंग CSIR 2025 नेट गेट 2026 DBT ICMR या कोई भी लेवल का PhD एंट्रेंस एग्जाम। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है जिसका कोई ज्यादा वो नहीं है, बस ये क्रेडिबिलिटी शो करता है कि चूंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर रखे हैं तो आई थिंक कि मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करने के लायक हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर आप मुझसे लिंक्डइन के थ्रू कभी भी कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अभी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। एंड स्ट्रेटेजी के बारे में जो हम बात करेंगे वो फेजेस में बात करेंगे। सबसे पहले एटीट्यूड के बात करते हैं। 2025 जून को मैंने अपना फाइनल अटेम्प्ट माना कि इसके बाद मुझे ये पेपर नहीं देना है। एंड आई वाज लकी इनफ कि इसके बाद मुझे ये पेपर नहीं देना पड़ा। उसका रीजन ये था कि सबसे पहली बात तो ये थी कि मैंने इस बार इन 5 टिप्स को फॉलो किया। आपको एंशियस नहीं होना है, घबराना नहीं है तैयारी के दौरान। आपको ये समझ के रखना है कि अगर आपने कोशिश करी, मेहनत करी तो आपका हो जाएगा। आज से पहले भी आपका हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं से तो MSc कर रहे हो ना, वहां पे भी कंपटीशन तो दिया ही था। तो बस MSc कर रहे हो तो बस इसके बाद PhD भी हो जाएगी। BSc कर रहे हो, BTech कर रहे हो, उसके लिए कोई कंपटीशन कुछ तो दिया होगा। बस, हाँ, तो हो जाएगा। वो जिस तरह से वो क्वालिफाई हुआ था इस तरह से ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। अपना रोज बेस्ट देना है। आपका रोज बेस्ट हर बार डिफरेंट होगा। किसी दिन आपके 100 में से 90 नंबर आएंगे, किसी दिन आपके 100 में से 30 नंबर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन 100 में से 90 आए उस दिन ये समझ लीजिएगा कि आपसे हो ही जाएगा, और जिस दिन 100 में से 30 आए उस दिन ये समझ लीजिएगा कि मुझसे तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा और डेली पढ़ना पड़ेगा। इस बात को तो 100% समझ लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं आज नहीं पढ़ूंगा या मैं आज नहीं पढ़ूंगा। टिपिकल पढ़ाई मत करिए। जिस दिन मेहमान आ गए, जिस दिन गेस्ट आ गए, जिस दिन कोई त्योहार हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कहीं जाना पड़ गया, कहीं आना पड़ गया, तबीयत खराब हो गई, क्योंकि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि इस तैयारी के दौरान ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और ऐसा एक बार नहीं होगा, ऐसा कई बार होगा। तो जिस दिन पढ़ने का मन नहीं है उस दिन हम क्या करेंगे, उस दिन हम सबसे पहले तो आसान टॉपिक्स उठा लेंगे, वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, एनिमेशन देख लेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे, कोई फन एक्टिविटी कर लेंगे। जैसे बचपन में कलरिंग नहीं करते थे, तो वैसे आप एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, उसको कलर करके बनाइए और फिर देखिए आपका कैसा हो जाता है। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता? बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अपने टाइम को यूटिलाइज करना समझिए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं, ये बात आप समझिए। आप बिना पढ़े किसी भी दिन ये नहीं सोच सकते कि आपका CSIR JRF या नेट निकल जाए। और एट द लास्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तैयारी के लिए, तैयारी की प्रोसेस के लिए और उन तमाम चैलेंजेस के लिए जो आप फेस करने वाले हैं इस जर्नी के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव एनकाउंटर्ड इन माय मेन एग्जाम। मुझे ये सवाल आता ही नहीं, मैं क्या करूंगा? मैं सवाल को एक फटाफट से सरसरी निगाह से पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे सवाल आता है कि नहीं आता है। अगर ये सवाल मुझे नहीं आता है तो मैं इसे तुरंत स्किप करूंगा और आगे मूव ऑन कर जाऊंगा। ऐसे नेक्स्ट सवाल, मुझे तो नेक्स्ट सवाल भी नहीं आता है। क्या मैंने तैयारी नहीं करी? नहीं, मैंने तो बहुत तैयारी करी। क्या मैंने मॉक नहीं लगाए? नहीं, मैंने तो मॉक टेस्ट भी लगाए। क्या मैंने फिर क्यों नहीं हो रहे सवाल? पहले दो सवाल नहीं हो गए, कॉन्फिडेंस हिलेगा, हिलने मत दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपका कॉन्फिडेंस ही हिलाना चाहता है। दोनों सवाल बहुत आसान है, पर मुझे नहीं आते तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गए ना दोस्त। अगर सवाल मुझे नहीं आता है तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गया ना। आसान और मुश्किल वही चीजें होती हैं। जो चीज आपको आती है वो आसान है, जो नहीं आती है वो मुश्किल है। इस सवाल को भी फटाफट इससे स्किप करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो।
हाँ, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 पे सवाल है। स्टूडेंट ने हर्बिसाइड डाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे इसका जवाब आता है, इसका आंसर होगा 3। नीदर एटीपी नॉर एनएडीपीएच वुड बी प्रोड्यूस्ड। तुरंत बढ़ूंगा आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कॉन्फिडेंस आएगा वैसे ही सवाल सही होने लगे। मेरे टीचर ने मुझे समझाया था, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको अपने सवाल मिलेंगे। यू विल गेट योर क्वेश्चंस। हम ये केवल इल्जाम लगा देते हैं एग्जामिनेशन उस पे, CSIR पे, DBT पे, ICMR पे, कि यार सवाल ही नहीं हुए। सवाल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने सवाल ध्यान से पढ़े ही नहीं। CSIR आपको प्लेंटी ऑफ चॉइसेस देता है। कितनी चॉइसेस? बी सेक्शन में 50 में से 35 करने होते हैं, सी सेक्शन में 75, 75 सवालों में से 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। इससे ज्यादा और क्या चॉइसेस लोगे यार। और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 200 में से 200 आ गए हो किसी के, या 170 में से 170 आ गए हो, अगर आप बी और सी सेक्शन मिलाकर बात करें तो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होगा, और हमें लालच में नहीं फंसना है। इस सवाल का ये सही जवाब क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 यहां पे है। अब फोटो सिस्टम 1 तो NADPH प्रोड्यूस कर रहा है, NADP इस्तेमाल करके और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, एंड देन इट इज प्रोड्यूसिंग NADPH। ये बात तो क्लियर है। उठाया कहां से, फिगर कहां से उठाया? प्लांट फिजियोलॉजी, टेस एंड जेगर से, 5th एडिशन से। फोटो सिस्टम 2 के बारे में कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी? इसका एक विकिपीडिया पे बहुत अच्छा डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको ये देखिए। मैं जहां जहां मेरा कर्सर चल रहा है वहां वहां देखिए। देखिए इलेक्ट्रॉन आया, फोटो सिस्टम 2 पे गया, उसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन को इसने ऑक्सीडाइज और रिडक्शन की इसने साइकिल करी। उसके बाद ये गया साइटोक्रोम B6F में, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन गया फेरेडॉक्सिन, FNR और NADPH वगैरह पे चला गया। ये जो प्रोटॉन्स इस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के दौरान रिलीज हुए, यही आपके थैलेकॉइड ल्यूमिन से गए क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में। 2 सवाल आपके यहाँ पे तैयार हो गए। पहली बात तो आपको ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, ये डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है। दूसरी बात, कहाँ पे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं? थैलेकॉइड ल्यूमिन में। जा कहाँ पे रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में। और इसी प्रोसेस ऑफ जाने को जब जाते हैं तब ये एक ADP सिंथेसिस, जिसे हम CF0F1, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का F0F1 से बिल्कुल रिजेंबल करता है, बिल्कुल उसका कंटेम्पररी है, उससे बनाकर ये ATP बनाता है। एक ऐसा हर्बिसाइड जिसने PS2 भी काट दिया हो, उसको भी ब्लॉक कर दिया हो, PS1 को भी कर दिया हो, तो क्या वो ATP बना पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि प्रोटॉन नहीं बना पाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रुक जाएगा, प्रोटॉन ही नहीं बनेंगे, तो ATP भी हट जाएगा, PS1 भी हट जाएगा, तो NADPH और ATP दोनों ही नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा आपसे। एक मिनट मैक्सिमाइज कर लूं मैं जी। देखिए गैग्स के बारे में आपसे पूछा क्या है। ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेंस ECM का पार्ट है। ECM सेल सिग्नलिंग का, सेल सिग्नलिंग वाले पार्ट होता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी मिस मत करिए, ऐसे कुछ टॉपिक्स बड़े हॉट टॉपिक्स होते हैं। और देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। मैंने रेड से इसीलिए एरो भी लगा रखा है। सबसे पहले सवाल में ये पढ़िए कि क्या वो सवाल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हाँ, आपको गैग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। तीसरा स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, दे आर ब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड्स। नहीं, ब्रांच नहीं होते, लीनियर होते हैं। बस आपका सवाल हो गया। आपको वो हिंट पॉइंट्स पकड़ने हैं, ठीक है। वो आप कैसे पकड़ पाओगे? जब आप मॉक पेपर प्रैक्टिस करोगे, जब आप बहुत ज्यादा मॉक लगाओगे, जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, किसी भी कोचिंग की लगाओ, किसी भी कोचिंग की लगाओ, टेस्ट लगाओ, तब आपको ये समझ में आएगा। अब GAG से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने लॉडिश की किताब से, मेरा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, मैंने लॉडिश की किताब से
उसे निकाला है और इसका रेफरेंस भी दे रखा है। 8th एडिशन की किताब है, पीडीएफ अवेलेबल होता है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सीडी के टू एक्टिवेशन के लिए वर्टिब्रेट्स में क्या प्रोसेस डिपेंडेंट होती है? तो पहली बात तो टेबल से ही क्लियर है कि सीडी के टू साइक्लिन ई और साइक्लिन ए। साइक्लिन ई का तो नाम कहीं है नहीं, साइक्लिन ई का नाम होता तो थोड़ा सा मामला फंस सकता था, लेकिन साइक्लिन ए के साथ इसका एसोसिएशन तो है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्टिवेशन भी समझ लेते हैं। तो ये अगेन लॉडिश की किताब से उठाया है मैंने, इसका जो एक्टिवेशन प्रोसेस है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ए बी सी 3 फिगर दे रखे हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए फिगर में फ्री सीडीके2 है, बी फिगर में जैसे ये साइक्लिन एज के साथ कंबाइन किया तो ये एक्टिव हो गया। भले ही इसकी एक्टिविटी लो है, लेकिन ये फिर भी एक्टिव कंडीशन में है, और हाई एक्टिविटी पे ये जो है इसमें फॉस्फोराइलेशन चेंजेस आएंगे। इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे, ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है ये, लेकिन पढ़ना कैसे और पढ़ना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले कुछ एक आध और चीजें इसको देख लेते हैं कि जो हमसे V1 काइनेज के बारे में पूछा था। अब V1 काइनेज पहली बात तो इनिबिटरी है, एक्टिवेटरी नहीं है। दूसरी बात, ये सीडीके को इनिबिट करता है। कौन से सीडीके को इनिबिट करता है? सीडीके1 को इनिबिट करता है। कैसे करता है? वो ये रहा आपके पास। ठीक है, और ये सीडीसी2 को इनिबिट करता है ईस्ट। अब इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं म्यूटेशन केसेस, V1 केस में क्या होगा? सेल्स बहुत छोटी छोटी होंगी। CDC25 केस में क्या होगा? सेल बड़ी लंबी होगी, मतलब साइज में बहुत बिगर होगी। म्यूटेशन केसेस भी क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसका रेफरेंस मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का भी डाला हुआ है और कार्प का भी डाला हुआ है। दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, कोई भी किताब खराब नहीं है, कोई भी टीचर खराब नहीं है, कोई भी कोचिंग खराब नहीं है। सारी कोचिंग, सारा मटेरियल, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप उस चीज को यूटिलाइज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं इस सवाल पे। देखिए सवाल के बारे में क्या दे रखा है। Which of the following is the correct arrangement of amino acid dipeptides in increasing order of the area of allowed regions in the Ramachandran map? अब आप देखिए, ग्लाइसिन ग्लाइसिन प्रोलिन प्रोलिन आपको कहाँ दिखते हैं? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, नॉन नॉन इसमें एरिया में, नॉट अलाउड रीजन में, जो एरिया 4 होता है, क्वाड्रेंट 4 ऑफ द दिस रामचंद्रन प्लॉट। फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन और एलिनिन एलिनिन, ये सब आपको अल्फा और बीटा दोनों में इनकी प्रोपेंसिटी है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर आप देख पाएंगे, ये देखिए। तो ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनकी प्रोपेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगेन ये कहाँ से उठाया है? मैंने किताबों से उठाया है, बायोकेमिस्ट्री की स्ट्रायर और बायोकेमिस्ट्री की लिनिंजर। इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि ग्लाइसिन ग्लाइसिन और प्रोलीन प्रोटीन रामचंद्रन प्लॉट में कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 1 होना चाहिए। हालांकि ये सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट फिर भी इस सवाल का जवाब उसके हिसाब से 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, क्योंकि इसके बारे में आसानी से कोई नहीं बता, मतलब ये थोड़ा डेप्थ वाला पार्ट है। तो अगर आप इस सवाल को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो कम से कम आप इतना तो जान ही लेंगे कि चूंकि ए ऑप्शन सब में है तो आपको ए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपका काम ए को बिना पढ़े भी हो पाए। यहाँ पे आपसे स्पिंडल असेंबली की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन की बात कर रहे हैं। हालांकि माइक्रोट्यूब्यूल की स्लाइडिंग में डायनिन का रोल होता है, इसलिए आप बड़े टेम्प्ट होंगे डी को भी मार्क करने के लिए, बट इसका करेक्ट आंसर ABC ओनली है। वो कैसे है वो यहाँ पे आप देखिए। अगेन लॉडिश की किताब से मैंने उठाया है ऑर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स। अभी पहले देखा था सवाल में ऑर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स आ गया यहाँ पे।
इससे पूरा रिलेटेड आपको एडिशनल मैकेनिज्म कंट्रोल कंट्रीब्यूट टू स्पिंडल फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। इसमें आपको टीपीएक्स जो वहां पे टीपीएक्स 2 था, वो आपको टीपीएक्स भी दिख जाएगा। टीपीएक्स ऑगमेंट गामाटर कॉम्प्लेक्स विद द साइड ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स to nucleate the assembly of new ones at a shallow angle to the mother microtubule and therefore enhance the density of microtubule with the same polarity। लॉडिश का सवाल है, डेप्थ है। सीएसआईआर का पैटर्न दोस्तों बदल रहा है। आप सवाल बड़े डीप में पूछे जाते हैं। अब आपसे बेसिक सवाल जो आज से 5-7 साल पहले पूछे जाते थे वो नहीं पूछे जाएंगे। आपको कुछ केसेस में कुछ टॉपिक्स के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। आप अपने कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपके कोचिंग के टीचर्स भी वेल क्वालिफाइड हैं, वो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं कि आपको सही पढ़ाएंगे। पर एक बार स्टैंडर्ड बुक्स का भी मदद लेकर देखिए, हो सकता है आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बेसिक सवाल, सबसे फ्री के नंबर वाला सवाल एंड एनसीईआरटी से सवाल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी। जब आप सीएसआईआर का पेपर देते तो आप या तो एमएससी कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं या बीएससी के फाइनल ईयर में होते हैं। ये इन्होंने 11th क्लास की बायोलॉजी से सवाल उठाया है और मैं आपको दिखा दूंगा। तो मेरा ये मानना है कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी को भी एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर लिया करें। उसके कुछ टॉपिक्स स्पेशली डाइवर्सिटी रिलेटेड, जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, मैंने डायरेक्ट सवाल देखे हैं उसके सीएसआईआर के उसमें। और ये तो एक सवाल है, मैं आपको और भी सवाल दिखाऊंगा आगे आने वाले सेशंस में। ये देखिए, ये इसका जवाब है। जैसे ही आप प्लेटियल मिंथीज, इकाइनोडर्मिटा और एनलिटा के बारे में यहाँ से पढ़ लेंगे, वैसे ही आपका जवाब वहां पे क्लियर हो जाएगा, मैच डॉट कॉलम हो जाएगा आपका। मैंने फिर कहा, मैं आपको जवाब देने नहीं आया, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने आया हूं कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। वंस योर स्ट्रेटेजी इज क्लियर देन योर एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एक मैच द कॉलम का सवाल है। सवाल थोड़ा टेढ़ा जरूर है, पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। कोलोरोमेट्री, मैं ई वाले पे सबसे पहले आऊं। ई का क्या होना चाहिए? कोलोरोमेट्री क्या समझ में आ रहा है? कलर, कलर को मेजर कैसे करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, राइट। बीएससी में सबसे पहले जब लैब में जाते हैं तो आपसे कुछ रिएजेंट्स मिलाकर ग्लूकोज की डीएनएस मेथड के थ्रू और प्रोटीन्स की वो लॉरी मेथड के थ्रू कंसेंट्रेशन नपवाई जाती है। पियर लैम्बर्ट लॉ, अपनी बीएससी और एमएससी की प्रैक्टिकल क्लासेस को याद करें। वही तो सवाल है। अगर आपने ई का 7th लगा दिया, सीडी स्पेक्ट्रा, चलिए आपको रमन नहीं पता, आपको एक्सरे नहीं पता, आपको एनएमआर नहीं पता, आपको सीडी पता है। सीडी में क्या होता है? सीडी में हम इलेक्ट्रिसिटी मेजर करते हैं, हो गई इलेक्ट्रिसिटी मेजर। डी का 6, डी का 7, डी का 6, डी का 7, केवल एक केस में, दैट इज 1। सवाल बहुत आसान होता है। अब एक्सआरडी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ए का 3rd, बी का 5th, केमिकल शिफ्ट, एनएमआर, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो क्या करती है? प्रोटोनियन का शिफ्ट ही तो होता है एनएमआर में, तो केमिकल शिफ्ट ये भी ठीक है। रमन में होता है वेव शिफ्ट, वेव नंबर। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है आप लोगों ने ना पढ़ी हो, सकता है पढ़ी भी हो। रमन में वेव नंबर का शिफ्ट होता है, तो ये आप देख लें। ये इसका आंसर होगा, बड़ा आसान सा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये सवाल की वजह से मेरा जेआरएफ रुक गया, वरना मेरा आज जेआरएफ होता। ठीक है, और मैं कहा कंफ्यूज हो गया? मैं 50 और 30s में कंफ्यूज हो गया इरिथ्रोमाइसिन के चक्कर में। ऐसे डायरेक्ट सवाल अक्सर सीएसआईआर में आते हैं, जो अगर आपको आता है तो फ्री के नंबर है। लेकिन अगेन सिलेबस बहुत वास्ट है, कितना कुछ याद करेंगे, क्या कुछ याद कर लेंगे। मैं लास्ट टाइम पे जाइगोपोड वगैरह पढ़ के गया, मुझे आज भी एक एक उस चीज का वो याद है। मैं जाइगोपोड ऑटोपोड पढ़ के गया था और ये मैं पढ़ना भूल गया था। मेरे दिमाग में था कि मैं रिवाइज करके जाऊंगा, पर मैं नहीं कर पाया।
बहुत सारी चीजों के चक्कर में सेंटर पे पहुंचना, एडमिट कार्ड निकाला है कि नहीं निकाला, ये किया कि नहीं किया, और वही मिस हो गया वो, और ये सवाल मेरा गलत हो गया। मैंने लक के भरोसे सिर्फ एक सवाल किया था सी सेक्शन में, वो भी गलत हो गया, वरना आज मेरे पास जेआरएफ होता। खैर, तो इसका जवाब ये रहा। कहाँ से उठाया मैंने? विल्स वॉटसन की किताब से उठाया है, इंटरनेशनल एडिशन से उठाया है, ठीक है। और ये आप याद कर लीजिए प्लीज, ये याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें समझने लायक और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सीएसआईआर बहुत ऐसे सवाल डालती है जिसमें आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, आप रट कितना अच्छे से लेते हो, वो टेस्ट करती है। एनालिटिकल सवाल भी होते हैं, पर याददाश्त वाले सवाल भी होते हैं, तो अपने दिमाग में इनको छाप लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सवाल अगेन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत आसान सवाल, सी सेक्शन का सवाल, ये सवाल मेरा सही था। और इस सवाल में इन्होंने बहुत घुमाने की कोशिश की। ग्लूकोज बायोसेंसर है, एमएम काइनेटिक्स है, आई मैक्स इतना है, ये है, वो है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इतना है, क्या कुछ नहीं करना दोस्त। आई मैक्स को वी मैक्स मान लो और ऐसे सवाल सॉल्व कर दो, आंसर आ गया आपका, ठीक है। इस छोटे से सेशन से मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि सीएसआईआर का जो पेपर होता है वो आसान आता है, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल आता है। रिमेंबर, सीएसआईआर का पेपर आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता है, सीएसआईआर का पेपर टेस्ट करता है कि आप कितने ज्यादा एडामेंट है, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स साइंस एंड टुवर्ड्स टीचिंग। सीएसआईआर का पेपर ये भी टेस्ट करता है कि आप सवालों को जब आप पढ़ते हैं तो आपका एनालिटिकल पावर क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइंस में, रिसर्च में या टीचिंग में आपका एनालिटिकल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। पेपर का मतलब क्या है? CSIR JRF नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग। इसीलिए वो आपको 13 यूनिट्स देता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जहां आप पढ़ाने जा रहे हैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने को है। मेरा बायोकेमिस्ट्री स्ट्रांग है, लेकिन हो सकता है मुझे बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने का ही मौका ना मिले। मैं क्या करूंगा? अगर मुझे प्लांट पैथोलॉजी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं अपनी नौकरी थोड़ी ना छोड़ दूंगा, मुझे अडाप्ट करना आना चाहिए। तो सीएसआईआर भी चाहता है कि आप अडाप्टेबिलिटी सीखें। इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो एंड करता हूं। ऐसे ही और स्ट्रेटेजिकल वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा लगभग हर हफ्ते, और मेरा यही टारगेट रहेगा कि आप तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे, ताकि आप इस पेपर को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। मैं अपना छोटा सा शेयर करता हूं स्टोरी। मैं ये पेपर में 6 टाइम्स फेल हुआ हूं, 6 टाइम्स। 2019 जून, 2019 दिसंबर, 2020 नवंबर, 2023 जून, 2024 का जून में मेरा ओनली पीएचडी हुआ था, 2024 के दिसंबर में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, और 2025 के जून में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप समझ पा रहे हैं कि मैंने कितने मॉक और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, तब जाकर मैं ये कह सकता हूं कि मेरा नेट निकला है। उसमें भी जेआरएफ नहीं निकला है, नेट निकला है। और अब मैं जेआरएफ दे भी नहीं सकता हूं, क्योंकि अब मेरी एज लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल के उसके लिए, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा पीएचडी का भी कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा जेआरएफ नहीं निकला इतनी मेहनत करने के बावजूद, पर मेरा नेट निकला, और अब मैं एलिजिबल हूं टीचिंग के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में। इसी तरह से आपको भी बहुत आगे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। आई विश कि आपका पहली बार में ही अच्छी रैंक के साथ जेआरएफ निकल जाए, और निकल भी आता है, बहुत लोगों का निकल भी जाता है। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट स्ट्रेटेजी, इट्स ऑल्सो अबाउट लक, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द डे ऑफ द एग्जाम। इसलिए ये जरूरी है कि आप फोकस करके पढ़ें, अपने आप को शांत रखें, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें, मेहनत करें, अपने पेरेंट्स से बात करें कि आपका जो टारगेट है वो हाई अचीविंग टारगेट है, उसमें स्ट्रगल लगेगा। और पेरेंट्स से भी एक बात कहूंगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें।
मैं आज यहाँ तक ना पहुंच पाता अगर मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा सपोर्ट ना किया होता। सो सपोर्ट, सपोर्ट एज मच एज यू कैन। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। मैं और भी ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा आपके लिए जिसमें मैं इसी तरह से क्वेश्चंस को हल्का हल्का डिस्कस करूंगा। मैंने आंसर किसी भी क्वेश्चन का नहीं दिया है ताकि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में अगले हफ्ते। थैंक यू, बाय।